नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आज आपको बताएंगे कि अठावले ने क्यों साधा राहुल पर निशाना। बताएंगे आपको शिंदे के सोशल मीडिया अकाउंट पर क्यों लगा पाकिस्तान का झंडा। बताएंगे आपको महाराष्ट्र में फिलिस्तीन का झंडा कहां से आया और राउत की वो कारस्तानी भी आपको बताएंगे जिस पर राउत को सजा तक हो सकती है। लेकिन उससे पहले एक नजर महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। राहुल गांधी को लेकर रामदास अठावले का बड़ा बयान, राहुल और सोनिया पर जमकर बरसे। महाराष्ट्र की साइबर सुरक्षा पर सवाल, एकनाथ शिंदे का एक्स अकाउंट हैक होने पर मचा बवाल। मंत्री प्रताप सरनाइक ने उद्धव ठाकरे और संजय राउत पर साधा निशाना, कहा बेटे को मंत्री बनाया, जमीनी कार्यकर्ता को बाहर का रास्ता दिखाया। मुंबई मराठी साहित्य संघ पर राउत ने बीजेपी का कब्जा बताया, संजय राउत का बीजेपी पर तीखा हमला। महाराष्ट्र में फिलिस्तीन के लिए पैसा जुटा रहे थे 3 युवक, एटीएस ने किया अरेस्ट, चलाया बड़ा ऑपरेशन। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में पूरी तरह विफल साबित हुए हैं। रामदास अठावले ने राहुल गांधी के हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर भी जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बयान तथ्यहीन और निरर्थक होते हैं, जो केवल लोगों को गुमराह करने का ही प्रयास करते हैं। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र करते हुए रामदास अठावले ने कहा, राहुल गांधी के पास कोई ठोस सबूत नहीं है और वो केवल झूठ फैलाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। राहुल गांधी को सलाह देते हुए अठावले ने कहा कि अगर उनके पास वाकई सबूत है तो वो सीधे कोर्ट जाएं या निर्वाचन आयोग के पास शिकायत दर्ज कराएं। अठावले यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पहले भी सबूत मांग चुका है लेकिन सबूत नहीं दिए गए। अठावले ने आगे कहा कि राहुल गांधी कभी कहते हैं वोट जोड़े गए, कभी हटाए गए। ईसीआई ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची से नाम ऑनलाइन नहीं हटाए जा सकते। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के आरोपों पर अठावले ने व्यंग किया कि असली चोरी कांग्रेस के संगठन में हो रही है, जहां उनके कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को पीएम नरेंद्र मोदी की प्रगति पसंद नहीं आ रही, वो डेड इकोनॉमी जैसे झूठे बयान देकर देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि विपक्ष के नेता के रूप में राहुल फेल साबित हुए हैं, उनके बयान निरर्थक और तथ्यहीन हैं। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी है। उनके नेतृत्व में भारत तेजी से विकास कर रहा है और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। अठावले ने कहा, पीएम मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है और स्वदेशी को बढ़ावा दे रहे हैं। विकसित भारत 2047 का सपना हम सभी को मिलकर पूरा करना है। पीएम मोदी इतना काम कर रहे हैं लेकिन राहुल गांधी बेबुनियाद आरोप लगाकर सिर्फ झूठ बोलते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के एक्स खाते को रविवार को हैक कर लिया गया और उस पर पाकिस्तान और तुर्की के झंडे वाली तस्वीरें पोस्ट कर दी गई। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हालांकि 45 मिनट के बाद खाते पर नियंत्रण हासिल कर लिया गया। महाराष्ट्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता नाना पटोले ने साइबर सुरक्षा पर सवाल उठाए और मांग की कि राज्य का गृह विभाग लोगों को ऐसे खतरे से बचाने के लिए स्पष्ट जवाब उपलब्ध कराए। हैकर्स ने शिंदे के खाते से 2 इस्लामिक देशों की तस्वीरें ऐसे वक्त पोस्ट की हैं जब भारत और पाकिस्तान एशिया कप में अपना मैच खेल रहे थे। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के पूर्व अध्यक्ष पटोले ने कहा कि यह घटना चौंकाने वाली है और राज्य के साइबर सुरक्षा ढांचे पर सवाल उठाती है। उन्होंने कहा कि हैकिंग प्रकरण पर तीखी प्रतिक्रिया हुई है, विशेष रूप से जेड आबादी से, और उन्होंने प्रश्न किया कि अगर वरिष्ठ मंत्रियों के सोशल मीडिया खाते सुरक्षित नहीं हैं, तो आम नागरिकों की ऑनलाइन सुरक्षा की क्या गारंटी है। कांग्रेस विधायक ने एक्स के पोस्ट में कहा कि इसने राज्य के गृह विभाग को भी सुर्खियों में ला दिया है। आलोचकों ने पूछा है जिम्मेदारी कौन लेगा और नागरिकों के डिजिटल डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या ठोस तंत्र मौजूद है। पटोले ने मांग की कि गृह विभाग नागरिकों को साइबर खतरे से बचाने की स्पष्ट जानकारी दे। महाराष्ट्र के मंत्री प्रताप सरनाइक ने शिवसेना के अंदर वरिष्ठ नेताओं के सम्मान और पारिवारिक राजनीति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि दिवंगत नेताओं और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का अपमान करना राज्य की संस्कृति और परंपरा के खिलाफ है। सरनाइक ने कहा, मैं आज जो कुछ भी हूं बाला साहब ठाकरे की वजह से हूं। एकनाथ शिंदे ने भी मेरे जैसे वरिष्ठ नेताओं को उचित सम्मान दिया, जबकि उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे को सीट देने के लिए सभी को दरकिनार कर दिया। ये बहुत ही गलत है। दिवंगत नेताओं के बारे में अगर कोई टिप्पणी करते रहेंगे तो ये महाराष्ट्र की संस्कृति और परंपरा के खिलाफ है। सरनाइक ने धर्मवीर आनंद दीघे के बारे में बात करते हुए कहा कि वो सिर्फ एक जिले के नेता नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के नेता थे। उनके बारे में आखिर अपशब्द क्यों कहे जाते हैं। सरनाइक ने बताया कि आम जनता उन्हें बहुत प्यार करती थी और वो 24 घंटे लोगों की सेवा में लगे रहते थे, लेकिन उद्धव ठाकरे को ये दिखाई नहीं दिया। उन्होंने कहा ऐसे आनंद साहब के बारे में अगर कुछ वक्तव्य संजय राउत करेंगे या फिर उद्धव ठाकरे करेंगे तो गलत है।
और रही बात वो सिंदूर फांसने की, देखिए संजय राउत को भी स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे ने सिंदूर लगाया, इसलिए वो राज्यसभा के सदस्य बने। क्या उस दिन कोई आम शिव सैनिक नहीं था जो उस जगह पर बैठ सकता था? मगर नहीं, उस वक्त संजय राउत को उन्होंने उम्मीदवार के तौर पर सामने रखा और जीत दिलाई। मैं भी आम शिव सैनिक होकर काम करता था, शरद नाइक ने अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा, मगर स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने मुझे भी सिंदूर फांसा, इसलिए मैं आज आमदार भी हूं और मंत्री भी हूं। और मंत्री होने का पूरा श्रेय हमारे एकनाथ शिंदे साहब को है। उन्होंने खुद के घर में अपने बेटे या भाई को मंत्री नहीं बनाया, बल्कि कार्यकर्ताओं को स्थान दिया। शरद नाइक ने कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में आई सरकार किस तरीके की थी वो सबने देखा। उद्धव ठाकरे साहब के नेतृत्व में जो सरकार आई थी, मैं सीनियर विधायक होने के बावजूद मंत्री नहीं बना, जबकि उनके बेटे आदित्य ठाकरे को मंत्री बना दिया गया। इसलिए आज एकनाथ शिंदे साहब का जितना भी गौरव करेंगे उतना कम ही है। उन्होंने वास्तव में कार्यकर्ताओं को महत्व दिया। शरद नाइक ने यह भी जोर देकर कहा कि लोगों को दिवंगत नेताओं की सेवा और उनके योगदान को समझना चाहिए। उन्होंने कहा, जिनके बारे में आपको ज्यादा पता नहीं है, जो आनंद जी के सामने क्या किया इस जिले के लिए, क्या किया इस राज्य के लिए, उनके बारे में अगर ऐसी बातें उनके जबान से निकलती रहेंगी तो ये बहुत गलत है और ठाकरे को आम जनता जरूर जवाब देगी। मुंबई में शिवसेना के नेता संजय राउत ने मराठी सांस्कृतिक संस्थाओं को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। यूबीटी के मुखपत्र सामना में प्रकाशित अपने लेख रोक ठोक मराठी मुंबई का क्या होगा, साहित्य संघ का किला ढह रहा है के माध्यम से राउत ने सीधे सवाल किया कि क्या मुंबई के बिल्डर अब मराठी साहित्य संघ जैसी ऐतिहासिक संस्थाओं को भी अपने कब्जे में ले लेना चाहते हैं। मुंबई मराठी साहित्य संघ की स्थापना 1935 में डॉक्टर अमृत नारायण भालेराव द्वारा की गई थी और ये मराठी भाषा, साहित्य और कला के संरक्षण का प्रमुख केंद्र रहा है। राउत ने आरोप लगाया कि हाल के चुनाव में डुप्लीकेट वोटिंग और अन्य अनियमितताओं के माध्यम से साहित्य संघ में बीजेपी के समर्थक मतदाता शामिल हुए। लेख में राउत ने मंगल प्रभात लोढ़ा और गौतम अडानी जैसे संपन्न व्यक्तियों के मुंबई में भूखंडों पर नियंत्रण का मुद्दा उठाया। कहा गया कि साहित्य संघ, मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय और बेस्ट कामगार सेना जैसी संस्थाओं में बीजेपी पोषित बिल्डरों की नजरें हैं। बेस्ट चुनाव में भी 12,500 मत पड़े, जिसमें कई अवैध और खरीदे गए वोट शामिल थे। राउत ने बताया कि बिल्डर प्रसाद लाड ने गरीब कर्मचारियों को 5-5 हजार रुपए देकर वोट खरीदे और मराठी मतदाताओं को विभाजित कर दिया। उनका आरोप है कि ये सभी प्रयास मराठी संस्थाओं की जमीन और अधिकार हथियाने की रणनीति का हिस्सा है। संजय राउत ने कहा कि मुंबई मराठी संस्कृति और रंगमंच का केंद्र रहा है। डॉक्टर भाऊ दाजी लाड गंधर्व नाटक मंडली, पेंढारकर के ललित कला दर्शन और मुंबई उच्च न्यायालय की मराठी परंपराएं आज भी जीवित है। राउत ने चेतावनी दी कि अगर ऐसी कोशिश जारी रही तो मराठी समाज की सांस्कृतिक विरासत खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने नारायण राणे के बयान का भी जिक्र किया, जिन्होंने मराठी लोगों के योगदान को खारिज किया और बीजेपी की भाषा अपनाई। राउत ने इसे मराठी समाज और संस्कृति के लिए घातक बता दिया। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधी दस्ता ने महाराष्ट्र के भिवंडी से 3 युवकों को फिलिस्तीन के लिए धन इकट्ठा करने, उससे ट्रांसफर करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। और खबर है कि महाराष्ट्र में फिलिस्तीन का झंडा लहराने की फिराक में भी थे ताकि अशांति फैले। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान मोहम्मद अयान, मोहम्मद हुसैन निवासी सहारा अपार्टमेंट, अबू सुफियान तजम्मुल अंसारी निवासी गुलजार नगर और जैद नौटियार अब्दुल कादिर निवासी वेताल पाड़ा के रूप में की गई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक तीनों आरोपियों ने कथित तौर पर फिलिस्तीनियों के लिए लगभग 3 लाख रुपए इकट्ठा किए। उन्होंने फिर इकट्ठा किए हुए पैसों को बिना किसी इजाजत के उत्तर प्रदेश में अपने साथियों के जरिए विदेश भेजा। गिरफ्तारी यूपी एटीएस और भिवंडी के स्थानीय पुलिस अधिकारियों की ओर से संयुक्त रूप से की गई एक जांच के बाद हुई। आरोपियों से शांतिनगर पुलिस स्टेशन में पूछताछ की गई, जिसके बाद उन्हें आगे पूछताछ के लिए उत्तर प्रदेश भेज दिया गया। निजामपुरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस ऑपरेशन की निगरानी की। यह मामला 27 अगस्त 2025 को यूपी एटीएस की ओर से सीआर नंबर 10/2025 के तहत आतंकवाद विरोधी और विदेशी फंडिंग कानूनों की प्रासंगिक धाराओं को लागू करते हुए एक जांच शुरू करने के बाद सामने आया। जांचकर्ताओं ने बताया कि ऑपरेशन विदेश में कथित तौर पर आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले अवैध वित्तीय नेटवर्क की निगरानी के तहत की गई है। जांचकर्ता अब आरोपियों की ओर से धन जुटाने के लिए इस्तेमाल किए गए वित्तीय और ऑनलाइन नेटवर्क की जांच कर रहे हैं। साथ ही इसमें शामिल बाकी संभावित बिचौलियों का भी पता लगा रहे हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की ओर से ऑपरेशन सीमा पार से होने वाली आतंकी फंडिंग का मुकाबला करने और अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों से संभावित संबंधों को बाधित करने की कड़ी में शामिल है। आने वाले दिनों में संभावित है कि जांच एजेंसियां इस केस से संबंधित अन्य लोगों और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का भी पर्दाफाश कर सकती हैं।
फिलहाल महाराष्ट्र फाइल में आज के लिए बस इतना ही। कल महाराष्ट्र फाइल लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।